बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सॉल्व की थी टेस्ट एक्सरसाइज 7.5। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 7.6 और 7.7। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्रोजन को देखते हैं कि क्रोजन हमारे पास क्या होता है। क्रोजन इज द कॉन्टिन्यूअस eating away of metal as a result of oxidation and reduction reaction of metal with substance in the environment। या आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये वाली करना चाहते हैं ये वाली कर लो, लेकिन बुक के ऊपर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है और चेकर्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि चूंकि आपकी बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है उसी को देखें हम। तो आप लोग बुक वाली भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो। तो क्रोजन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि मेटल जो होता है वो हमारे पास इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से करोड कर जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने पूछी है रस्टिंग की डेफिनेशन। तो मतलब कि अगर हम क्रोजन को स्पेसिफाई कर दें किस चीज़ के लिए, आयरन के लिए, हमारे पास किसी आयरन का कोई पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, आयरन पड़ा हुआ है, अगर उसकी क्रोजन हो रही है मींस कि वो हमारे पास इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से करोड कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे रस्टिंग। ये सिंपल डेफिनेशन है क्रोजन और रस्टिंग की। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग प्रोसेस के अंदर जो आयरन होता है उसके साथ क्या होता है। तो बच्चों, हमें पता है कि रस्टिंग प्रोसेस के अंदर आयरन जो होता है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, Fe2O3 डॉट NH2O। ये एक रस्टेड फॉर्म है, ठीक है। आयरन जो होता है वो इस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो N होता है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे पास हैं इधर प्रेजेंट हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एन नंबर हो सकता है, 1/2 भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वो लिखते हैं N, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज रस्टिंग कंप्लीट्स इन हाउ मेनी रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग जो प्रोसेस होता है वो कितने रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। तो बच्चों, रस्टिंग का प्रोसेस हमने देखा था कि 4 रिडॉक्स रिएक्शंस में होता है, मींस कि 4 स्टेप्स होते हैं जो कि रस्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, आयरन आयंस के अंदर, 2+ + 2E-। उसके बाद क्या होता है, सेकंड प्रोसेस के अंदर तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो एक्ट करती है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, +4H पॉजिटिव +4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस आयरन से आए हैं, ठीक है, जो आयरन की प्लेट हमारे पास हो रही है ऑक्सीडाइज कर रही है। और जो 4H पॉजिटिव है वो कहाँ से आए हैं, वो हमारे पास आए हैं कार्बोनिक एसिड से। और ऑक्सीजन जो हमारे पास नेचर के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास गोज टू H2O, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारे पास ये जो आयरन होता है हमारे पास ये एयर के साथ रिएक्ट करता है और साथ साथ ये 4H पॉजिटिव मॉलिक्यूल, जब ये तीनों चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं 2Fe + O2 + 4H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास किसके अंदर चेंज हो जाता है 2Fe2 + 2H2O। ये उन्होंने आपको ये वाले 2 स्टेप अलग-अलग भी बताए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों वाले ऊपर हैं कि एक ही स्टेप है, ठीक है। ये थर्ड वाला जो है इन दोनों को ही कंबाइन करके उन्होंने थर्ड वाला स्टेप लिखा है। और सबसे लास्ट में जो 4th स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है वो मैं जरा बड़ा करके लिखती हूँ, यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास 2Fe2+ के आयंस हैं वो रिएक्ट करते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर के साथ +N + 2H2O, ठीक है। रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है 2Fe2O3 डॉट NH2O + 4H पॉजिटिव। ये हमारे पास टोटल रिएक्शन है किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का। और ये टोटल 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। आपने इसको वर्ड टू वर्ड याद रखना है, कोई भी आपने मॉलिक्यूल को रिप्लेस नहीं करना किसी जगह से। और इसके बाद जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्होंने यहाँ पर ऐड किए 1/2 2 ये आपने सारे याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आपका जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस ना हो और रॉन्ग ना हो। ओके बच्चों, 4th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ O2 इन रस्टिंग। आपने बताना है कि जो ऑक्सीजन का रोल होता है वो क्या होता है रस्टिंग के अंदर। अभी हमने जो लास्ट 3 स्टेप्स किए हैं वो सारे के सारे इसी क्वेश्चन के अंदर आने हैं। उसके अंदर सिर्फ हमने रिएक्शंस लिखे थे कि हमारे पास रिएक्शंस क्या हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर आपने डिटेल बताने कि कैसे ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास आयरन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। H पॉजिटिव हमारे पास कहाँ से आते हैं, कार्बोनिक एसिड से आते हैं। उसको जब इनका कंप्लीट रिएक्शन होता है सब लोग जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके
प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 2Fe2O3 डॉट NH2 हमारे पास जो होता है प्रोडक्ट बनता है। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ कि आपकी बुक पे कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप वहां से भी अच्छी तरह याद कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट। यहाँ से लेकर ये ऑक्सीजन का रिएक्शन आया, उसके बाद हमारे पास जो आयरन है, हमारे पास आयरन मेटल का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन आयंस का, यहाँ पर आया रिएक्शन, उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट एंड तक ये आपका रिएक्शन है कंप्लीट, जिसके अंदर बताता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या रोल होता है रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास वो मेन कंपोनेंट है हमारे पास किसी इसका रस्टिंग ऑफ आयरन का। ये बातें आपको मैंने पहले लेक्चर में बताई हूँ, जब हम इसको स्टडी कर रहे थे मैंने आपको बारहा बताया था कि हमारे पास मेन कंपोनेंट्स क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन के, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बोनिक एसिड। इनके बगैर हमारे पास कोई एक भी चीज मिसिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस नहीं होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। तो बच्चों सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो सबसे बेस्ट मेथड है प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स का वो है हमारे पास मेटेलिक कोटिंग। आप क्या करो, आप किसी भी मेटल को किसी दूसरे मेटल से क्या कर दो, कोट कर दो, या फिर आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हो। ये हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा मेथड होता है प्रोटेक्शन का किसी भी मेटल का फ्रॉम कोरोजन। ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रही हूँ कि क्या इसके अंदर करना है, आपका क्या पर्टिकुलर प्रोसेस है। ये मैं आपको ऊपर से दोबारा मार्क करवा देती हूँ। ये देखो 7.7.2.4 मेटेलिक कोटिंग, ये वाला पूरा टॉपिक इसके अंदर आ रहा है। उन्होंने बताया हुआ है किस तरह के हमारे पास मेटल्स यूज होते हैं जो कि हम मोस्ट कॉमनली इस प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं, कहाँ पर किस टेक्निक के ऊपर ये हमारे पास यूज होते हैं, किस इंडस्ट्री के अंदर, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास ज्यादा यूज होते हैं। और क्या ये करते हैं हमारे पास, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये लॉन्गर लाइफ देते हैं, किसी भी मेटल को क्या करते हैं उनकी लाइफ टाइम को एक्सीड कर देते हैं, ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनिजिंग। तो बच्चों आपको पता है गैल्वेनिजिंग क्या होती है। गैल्वेनिजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनिजिंग। गैल्वेनिजिंग आपकी सिर्फ यही डेफिनेशन है कि गैल्वेनिजिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनिजिंग। तो बच्चों आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मींस आयरन के ऊपर किसी भी मेटल को प्लेट करते हैं ताकि उसको प्रिवेंट कर सकें कोरोजन से, तो सबसे पहले जो मेटल हम यूज करते हैं वो होता है टिन। अब जो हमारे पास टिन होता है ना, हमारे पास वो इतना अच्छा मेटल नहीं होता, वो जल्दी हमारे पास क्या कर जाता है, वो ब्रेक कर जाता है। और जब वो ब्रेक कर जाता है तो क्या होता है, हमारे पास आयरन जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि टिन कोटिंग करने के बाद हम उसके ऊपर किसी कोटिंग करते हैं जिंक की। जो जिंक की कोटिंग होती है वो ज्यादा बेटर हमें क्या देती है, कोरोजन से प्रोटेक्शन देती है। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, जिंक कोटिंग को प्रेफर करते हैं ओवर टिन कोटिंग, और यही एडवांटेज होता है गैल्वेनिजिंग का, मींस के जिंक कोटिंग का। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टिन प्लेटेड आयरन इज रस्टेड रैपिडली व्हेन थिन लेयर इज ब्रोकन। तो बच्चों यही बात मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई है। क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास जो टिन की प्लेट होती है, मींस कि जो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने की है वो जैसे ही हमारे पास ब्रेक करती है तो जो हमारे पास एक जगह होती है वो ब्रोक हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टिन की प्लेटिंग खत्म हो गई, टिन हमारे पास वहां चला गया, होमोजेनाइज मिक्सचर जो हमारे पास बना है, होमोजेनाइज लेयर बनी है हमारे पास, वो खत्म हो जाती है। तो जो हमारे पास इनर लेयर है किस चीज की, आयरन की, वो ज्यादा एक्सपोज हो जाती है इन्वायरमेंट की तरफ। और जैसे ही वो हमारे पास एक दफा एक्सपोज हुई है, जैसे ही उसका इंटैक्ट खत्म हुआ है टिन लेयर के साथ, तो क्या होता है हमारे पास वहां पर गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश होता है। जैसे ही गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश होता है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का पूरा प्रोसेस होता है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनिजिंग ऑफ आयरन। तो बच्चों आपको पता है गैल्वेनिजिंग के नाम से आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए कि गैल्वेनिजिंग ऑफ आयरन के लिए हम जिंक मेटल को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं अपने टेस्ट एक्सरसाइज 7.7 की तरफ। ओके बच्चों, 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग डेफिनेशन आती है, द डेपोजिशन ऑफ one metal over an other metal by means of electrolysis is called इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आगे बुक के ऊपर गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रिकॉल करवा रही हूँ सारी चीजें। ठीक है, हमने सब एक एक चीज हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज की नहीं समझ आ रही है, कोई आपको क्वेरी है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक दे रही हूँ, वहां से जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज कैरिड आउट। तो बच्चों ये मैं आपको जनरल स्टेप इसका बता देती हूँ कि कैसे हमारे पास जिंक की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। वैसे आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको ऊपर भी मार्क करवा देती हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपने जिंक की जिस मेटल की हमने क्या करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक के थ्रू हम उस मेटल को अच्छी तरह साफ करते हैं। किसी साफ करते हैं हम उसको सबसे पहले एक अल्कलाइन डिटर्जेंट से साफ करते हैं।
ठीक है, ताकि हमारे पास उसके ऊपर कोई भी जो ग्रीस वगैरह वो कंप्लीट रिमूव हो जाए। उसके बाद हम इसको करते हैं साफ किससे, एसिड से साफ करते हैं। एसिड से साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास सरफेस के या जस्ट का जो मटेरियल है वो उसके ऊपर से रिमूव हो जाए। इसके बाद हम उसको एक सोल्यूशन में डिप करते हैं जिंक क्लोराइड के, ठीक है, ताकि हमारे पास जो वहां से जिंक आए हैं वो एक्सट्रैक्ट हो सके। उसके बाद हम एनोड और कैथोड बनाते हैं। हमारे पास एक प्योर फॉर्म होती है और एक इम्प्योर फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक करंट मींस डीसी बैटरी जो होती है हमारे पास, उसको सोर्स बना के हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह हमारे पास जो जिंक क्लोराइड से जिंक आयन होते हैं वो ट्रैवल करते हैं कैथोड की तरफ, जो कि हमारे पास वहां पर एक मेटल के ऊपर जाकर डिपोजिट हो जाते हैं। मैं आपको बुक से मार्क करवाती हूँ कहाँ पर लिखा है। ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, ये आपने पूरा लिखना है। और मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि आपके पास जो जनरल डायग्राम है वो हमारे पास ये है। ये जनरल डायग्राम आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक आती है, टिन आती है, क्रोमियम आती है, किसी भी चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है, आपने ये जनरल डायग्राम बनानी है। सिर्फ चेंजेस कहां पर होनी है, यहां पर जो आप मेटल यूज कर रहे हो, प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, जो भी आप यहां पर मेटल यूज कर रहे हो उसकी वहां पर डिस्प्लेसमेंट होनी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चों उन्होंने पूछा है कि कैथोड जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर वो क्या रोल प्ले करता है, वो हम किस चीज का बनाते हैं। तो बच्चों कैथोड जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास किस चीज का बनता है, जिस मेटल की हमने ये करवानी होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिस मेटल की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है उसी के ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एनोड मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिट यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों हमें पता है कि एनोड जो होता है हमारे पास वो किस चीज के लिए स्पेसिफिक होता है, एनोड के ऊपर होनी होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। और एनोड हम ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि हमारे पास क्या कर दे, जल्द हमारे पास आयंस दे। तो जो हमारे पास जो मेटल होता है हमारे पास वो किस का बना होता है, वो एनोड का बना होता है। इसका पर्पस क्या है कि ये सबसे पहले जल्दी डिजोल्व हो जाता है। जैसे ही हमारे पास डिजोल्व हो जाता है तो जो इसके आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, जहां पर हमारे पास जो मेटल होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी हमने क्या करनी होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस तरह हमारे पास, इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, एनोड जो होता है हमारे पास वो किस चीज का बना होता है, उस मेटल का बना होता है जिसके ऊपर हमने जिससे हमने आयंस एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं बताई हैं आपको इस वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो पहले देख रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियोस देखो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और उसके बाद आप टेस्ट रिजल्ट सोल्व करो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।